कोई सवाल, कल एक सवाल मैंने आपको दिया था, है ना, उसका आंसर आपने निकाल भी लिया है, मुझे पता है। तो क्या उसका आंसर है? क्या आंसर है उसका? आ जाओ आ जाओ। नींद आ रही क्या? मेरे को आ रही है यार। थक जाते हैं यार, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, 6 बजे क्लास चालू हो जाती है, तो दिन भर है। रात को 10-11 बजे सो जाते हैं, पर सुबह 6 बजे से 5 बजे उठता हूँ मैं, 6 बजे क्लास चालू होती है, 6 से 10 क्लास होती है, फिर वापस क्लास। अभी वापस लास्ट क्लास 8 बजे तक होगी मेरी। संघर्ष आपके जीवन में किसी और प्रकार का है, मेरे जीवन में किसी और प्रकार का है। पर मेरे संघर्ष में मजा अधिक है, कि जैसे जैसे एक एक घंटा बीतता जाता है, मजा आता जाता है हमें, है ना। तो ये अपना अपना वो है भाई, है ना। मुझे पढ़ाने के जीवन में प्रण कर रखा है, जिस दिन मैं सक्षम हो गया उस दिन पढ़ाने के पैसे भी नहीं लूंगा, है ना। ये बात नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि आप दोगे ना इनसे नहीं लूंगा, ऐसे नहीं, है ना। कोई जरूरतमंद विद्यार्थी है, मेरा इच्छा है, ईश्वर अगर जिसने मुझे इतना सफल कर दिया कि मैं अपने समय का इस प्रकार से उपयोग कर सकूं, तो बड़ा अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। पैसों से मुझे मोह नहीं रहा कभी, मुझे पढ़ाने से मोह रहा हमेशा, पैसों से कभी मोह नहीं रहा। मेहता क्लासेस तो बहुत अच्छी चीज है कि सर कभी नहीं पूछते कितनी क्लास हुई नहीं हुई, कोई संकट ही नहीं, आप चाहो इतनी क्लास लो, अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। पर दूसरी जगह बहुत बार ऐसा होता है, वो हमें बांध देते हैं कि सर आपको 40 क्लास में 50 क्लास में ये कोर्स पूरा कराना है, मैं गणित का नहीं हो सकता। तो सर क्या करें, आप किसी, मैं कहा सर या तो दो ऑप्शन आपके पास, या तो किसी और को आप बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं कोई संकट ही नहीं है सर, मैं जितने रुपए लेता हूँ उससे कम में आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बुला लो। या फिर एक काम कर सकते हैं कि सपोज आपने 40 क्लास कहा है और मेरी 60 क्लास होती, तो 20 क्लास का पेमेंट आप मत देना, ये हो सकता है। पर आप कहो कि मैं आपके कारण जो 60 क्लास का है उसको 40 क्लास में कर दूं और विद्यार्थियों का नुकसान कर दूं, ऐसा संभव नहीं है मेरे लिए। हालांकि अभी तक तो किसी, क्योंकि ऐसी बात करते तो कोचिंग वालों के अहम पे आ जाती है फिर बात, कि 10 जगह बोलेंगे फ्री में पढ़ाया मैंने, ठीक है सर ले लो, है ना। तो मैं से मोह रहा ही नहीं कभी, है ना। और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लेता मैं, कि मुझे पता है कि मैं जो ज्यादा पैसे लूंगा तो कोचिंग वाला अपना फायदा भी सोचते हैं, और डिजर्व करता हूँ, ऐसी बात नहीं, 8 साल का अनुभव है, तो जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, ज्यादा मांगूंगा तो फिर हो सकता है कि कोचिंग वाले अपने फायदे के बारे में सोचे और मुझे आपसे जुड़ने का मौका नहीं मिले। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, मेहता क्लासेस के संदर्भ में मत लेना इस बात को, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे कोचिंग के भी फोन आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे यहाँ आ जाओ पढ़ाने, आप कितने रुपए दोगे, तो रुपए कम बताते हैं फिर वो, और वहां जाओ तो स्टूडेंट मिलते हैं 3, कभी 4.5, 5 ऐसे मिलते हैं, 3.5 तो होते ही नहीं है, ऐसे मिलते हैं। और 5-10 क्लास ले लो वहां पे, फिर उनका बेच बनते ही नहीं है। बाकी सब, हाँ जी, बाकी सब्जेक्ट तो और भी तो होते हैं। तो फिर वो 15-10 क्लास ले ली, पैसे ही नहीं है आपके, फिर पैसे मांगो सर की, अब जितनी अपनी बात हुई 600 रुपए घंटा, 700 रुपए घंटे में बात हुई थी अपनी, अब 15 क्लास हो गई, 10,000 रुपए लाओ, कहाँ से बच्चे ही नहीं आए, से 200 रुपए घंटे से ले जाओ पेमेंट, मैं आपके ही रहने दो। इसलिए बहुत ज्यादा जगह जाता भी नहीं हूं मैं, है ना। तो बताओ क्या चल रहा है अपना। कल सवाल दिया था, किया आपने? किया कि नहीं किया? आए नहीं वो अलग बात है, किया कि नहीं किया? क्या आप सबने किया क्या? पीछे बॉक्स वालों, सवाल किया क्या? देख लेते सवाल का। सवाल ये था कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 4% डिस्काउंट पर बेचता है, 4% डिस्काउंट पर लेगा तो एमपी का 96% पैसा लेता है, यहां तक बात क्लियर है। चलो, फिर वो यूं कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, और फिर भी कितना परसेंट लाभ कमाता है? 35% लाभ कमाता है। तो बताओ, जो एमपी है वो सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत में बताना, रुपए में बता नहीं सकते, क्योंकि रुपए तो कुछ है ही नहीं है इसे कहीं तक। तो अपन ये जानते हैं कि सीपी हमेशा कितना होता है, बोलो? 100%। बस सीपी को 100 मान लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी एमपी आएगी डायरेक्ट परसेंटेज के रूप में आ जाएगा। सीपी को 100 मान लिया।
अब सीपी एक वस्तु के 100 रुपए माने, पर दुकानदार 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, तो दुकानदार के मुफ्त में थोड़ा ही आ रही, वो तो उसके तो पैसे लग रहे हैं ना। अगर एक वस्तु मैं 100 ही मान लेता हूं, चलो 100 मान लेते हैं सीपी को, एक वस्तु अगर 100 रुपए में आती है तो उसके 16 वस्तुएं उसने दी है, पैसे 15 के लिए हैं पर दी कितनी है 16, तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी 1600 रुपए। हाँ या ना बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉस्ट प्राइस यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 माना अपन ने, 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो 15 पर एक मुफ्त, टोटल दुकानदार कितने रुपए लगेंगे 16। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मुफ्त कभी भी दुकानदार के मुफ्त में नहीं आती, वो हमेशा मुफ्त में दे देता है। तो 100 रुपए में किसी वस्तु खरीदा और 16 वस्तुएं 15 के साथ एक मुफ्त दी, 1600 रुपए उसके लग गए, और अब उसको कितना हुआ है 35% का लाभ हुआ है, तो लाभ की गणना सीपी पर ही करेगा। अरे हाँ या ना। तो मतलब उसका टोटल एसपी जो है, टोटल एसपी जो है वो 1600 का 135% है या नहीं बताओ। देखिए सही कह रहा हूं मैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, सीपी सपोज 1600 है तो इस पर 35% लाभ, तो टोटल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस वुड बॉट 135%। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं, इसको गुणा करेंगे 1350, 600, 210, 50 और 10 60, चलो तो 2160 रुपए आएंगे, है ना। सोल्व करेंगे कितना आएगा 2100। ये टोटल एसपी है, कितने वस्तुओं की है 15 वस्तुओं की, सोचो 16 आएगा 15 आएगा। दुकानदार ने, जो ग्राहक खरीदने वाला है वो, अरे अरे हाँ हाँ एक सेकेंड है ना, सुनो भी सब समझ में आ जाएगा। मैं, आप मेरे दुकान पे आए मान लो, मत आओ, तुम आओ मत, ये दुकान ही तो है, कहाँ आए हो, माल बेचने वाले तो है, क्या है बेच रहे हैं 8 सालों से आप ले रहे हो, नहीं आए हैं। दुकानदार 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो ग्राहक ने कितनी वस्तुओं के पैसे दिए, कितने के देंगे। ग्राहक के दिमाग में क्या आएगा, उसे कितने के पैसे लगे। अरे 15 के लगे 16 क्यों, 16 के पैसे दीजिए, मुफ्त कहां होगा फिर। मुफ्त का मतलब क्या है, जिसके पैसे नहीं लगे। 15 खरीदने पर एक मुफ्त मिलता है, मतलब एक के पैसे नहीं लगे तो 15 के ही पैसे लगे, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 15 की तो है। एक तो मुफ्त है नहीं, दुकानदार के लगे हैं, ग्राहक के थोड़े ही लगे हैं। ग्राहक के तो 2160 रुपए कितने वस्तुओं के लगे 15 वस्तुओं के लगे, तो टोटल एसपी जो है वो कितने वस्तुओं की है 15 वस्तुओं की है। ध्यान रखना, सीपी में काउंट होगा, एसपी में काउंट नहीं होगा, फिर समझिएगा। तो 2160 रुपए कितने वस्तुओं के मिले हैं 15 वस्तुओं के, तो एक वस्तु का एसपी, एक वस्तु का एसपी 2160 में किसका भाग दे देंगे 15 का। हाँ या ना। 60 लास्ट में 60 दिख रहा है, 15 की टेबल में 60 4 बार में आ रहा है, तो यकीनन इसका मान जो है वो 144 आएगा। आप भाग देकर देख लेना, है ना। 15, 21 में 15 का भाग एक बार कितना बचेगा 6, 66 हो जाएगा, 4 बार 60 वापस बचा 6 फिर 0, 144 रुपए। क्या यहां तक बात समझ में आती है, क्लियर है। ये समझ में आया 15 का भाग ही क्यों दिया, क्योंकि उसने वस्तुएं 15 ही बेची है, एक तो मुफ्त दी है। उसके पैसे लेता तो अपन क्या कहते हैं कि हाँ ये भी बेची है, अगर टोटली बेच देता तो मुफ्त का नाम ही खत्म हो जाता फिर। तो मुफ्त है इसका मतलब 15 के ही पैसे दिए हैं ग्राहक ने, दुकानदार ने 15 के ही पैसे लिए हैं, बट उसके लगे हैं किसके, दुकानदार के। मुफ्त का मतलब समझ गए ना, दुकानदार के लगते हैं, ग्राहक के नहीं लगते। अब ये एसपी है, और अपन ने जानते कि एसपी कब है, एमपी पर 4% का डिस्काउंट देने के बाद है। एमपी पर 4% का डिस्काउंट देने के बाद ये एसपी है। तो क्या एमपी पर 4% का डिस्काउंट दे दिया तो बताओ क्या एमपी का 96% पैसा ही मिला क्या, और जो मिला मिला है वो किसके बराबर है 144। हाँ या ना, क्लियर है। ये 96 है, ये 144 है, इन दोनों में अंतर 48 का है, और 48 का अंतर है, इसे क्या देख रहे हो। और 196 144 को कितनी बार काटेगा 1.5 बार, क्योंकि 2 बार नहीं काट सकता, 2 बार काटने के लिए वहां पर कितना होना चाहिए था 192 होना चाहिए, पर यहाँ पर आप देखो 144 है तो 1.5 बार। आप नहीं हो तो 12 के टेबल से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 12 के टेबल से जैसे है ना, 12 बार कट जाएगा या 8 बार कट जाएगा, 12 में 8 का बाद 1.5 तो आएगा, और 100 1.5 से गुणा होगा तो एमपी कितना आएगा
150 कितना आएगा? 150। बताओ सीपी कितना था? एमपी कितना है? बताओ कितना परसेंट ज्यादा है? आया 50%। ऐसे आएगा। इसमें खिंचाए थे थोड़े बहुत हमारे। किसको? तुम कर रखा है इधर ला, बैठ जा। 135 100 सीपी 135 135 अपॉन 9 10%। 90 कहां से लिया? एमपी इंटू 90/100 कितना? ये एमपी इंटू 90 है, मुझे नहीं समझ में। एमपी इंटू 90 क्यों करा आपने? हम्म हम्म। तो मैंने ये लिखा था, उसमें 10% डिस्काउंट लिखा था, देखो आप। इसमें 10% डिस्काउंट कैसे आया? हाँ, आप ये समझ रहे हो कि ये 15 यानी 1/16, 1/16, 1/16 का जो कितना है 6% लगभग, और 4% अलग से मिला वो 10। हाँ। आंसर आ गया, अलग विषय, आंसर भी एग्जैक्ट नहीं है ये। 10.2 तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये कोई तरीका नहीं है। मैं और विचार कर लूंगा इस पे, बट अभी मुझे लग रहा है कि ये कोई तरीका नहीं हो सकता। बट आपने प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, है ना, धन्यवाद। ठीक है, एन के प्रकार आंसर आना चाहिए, और आंसर आ जाए उसके बाद उसको ऑप्शन में लगाने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। कि अपन आ तो जाएगा 50, पर अपना मन जानता है कि अपन ने इसमें कुछ ऊपर नीचे करा है मामला, है ना। बाकी ये इसका एग्जैक्ट मेथड है ना। इसको आप देखें, इसमें कोई समस्या आ रही हो तो बता दो। चलिए अगला, और कोई सवाल किसी के मन में? किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन किए हो, कोई सवाल आपको नहीं आया हो, या किताब से भी आपने कोई प्रश्न किए हो, उसमें भी कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आया हो तो आप बता दे। नहीं तो फिर अगला चैप्टर अनुपात समानुपात है। सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इसके बाद में पढ़ाता हूं हमेशा से, परंतु इसमें लेवल 1 वाले विद्यार्थी आज नहीं है, तो उनके भी ये है। तो अब 5 दिन पहले अपन अनुपात समानुपात पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी पढ़ना ही है अपने को, सिलेबस में है। सवाल पूछना है किसी को? कोई क्या पूछना है क्या? कोई सवाल नहीं है? कैसा भी सवाल, लाभ हानि से, प्रतिशत से, इससे पहले जो भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, लिखना है क्या? चलिए अगला अध्याय जो अपना रहेगा, इट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। ठीक है, बड़ा अच्छा अध्याय है। प्रश्न भी निश्चित रूप से फिक्स है, कैसा आता है, लगभग बहुत बार, हर एक बार वही सवाल पूछा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2-3 प्रकार के प्रश्न ही इसके अंदर है। हाँ पूछ, लाभ आने का है, लाओ जल्दी लाओ, देना इधर। 18वां सवाल देना इधर। क्या कह रहा है 18वां सवाल? किधर है 18वां? हम्म 20 आएगा आंसर। बहुत बार नहीं आता है समझ में। अच्छा, समान विक्रय मूल्य पर बेची गई एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर। तो सही बात है, ठीक है। आप एक बात करो, मान लो एक का क्रय मूल्य 1 है, इसको 90% में बेचा है, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है, तो 10%, ऐसे कुछ लिखेंगे इसको। विक्रय मूल्य समान है, समझ में आया? कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं नहीं भी काटू, सपोज नहीं काटता हूं सपोज, तो कितना बचता है? ए और बी जो बचता है वो 110 और 90। तो बताओ इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है?
20 का, तो 20 के क्रमांक गुणांक में अंतर आएगा। और इसको काट दो तब भी 11:9 आता है, तो इनका अंतर 2 आता है। 2 का यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10, 20, 15, 25 तो 20 ही बनेगा ना। अंतर ए और बी में अंतर कितने का दिख रहा है? 20 का दिख रहा है, तो 20 का गुणांक कोई भी आएगा। ये तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उनके क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा? तो 20 के गुणांक में तो होगा, 20 के गुणांक में होगा, अंतर 20 का ले रहे हैं, है ना। अगर 2 ले लेते हो तो 2 का तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 2 के अकॉर्डिंग 20 ले लेंगे अपन। नहीं काटे तो 2, नहीं काटे तो 20 है, काटे तो 2 है, काटे क्यों? अपन यही रहने दो। अब इसके जो भी, अब इसका मान लो, अब अपने को वैल्यू थोड़ी पता है क्या वैल्यू। अब मान लो कि इसका इसका मान, ये मान लो कि जो है वो बड़ी संख्या कोई है, इसका कोई संख्या है, तो वो 20 का गुणांक ही होगा, है ना। हालांकि मेरे हिसाब से ये प्रश्न ऐसा पूछना नहीं चाहिए, पर फिर पता नहीं क्यों पूछ लिया। ये 2000 ग्राम सेवक 2016 आरएसएम एसएसबी में कंप्यूटर टीचर से पहले, सेकंड पेपर से पहले जो कोई टफेस्ट पेपर था तो वो यही था। इसकी कट ऑफ भी 40% ही गई थी, और अब की बार कंप्यूटर टीचर सेकंड पेपर कट ऑफ भी 40% ही गई थी। उस समय का ये पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारों को समझ में नहीं आया उस समय, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर अपने को आ चुका है ना, अंतर 20 आ रहा है, इसलिए 20 का गुणा। और कोई प्रश्न? बाकी लोग क्या कर रहे हो? रिजल्ट आने की खुशी अभी तक मना रहे हो क्या? हाँ हाँ, मनानी चाहिए, खुशी बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत बार कम बार आती है अपने इससे, है ना। इसलिए ये सारे करा दिए मैंने भी, आप कर लेना। देखो, है ना, आपने देखा होगा सारे सवाल इसमें रिपीट है। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास में कराने के बाद आपसे ना हो। आप नहीं करो वो अलग विषय है ना। बाकी एक भी सवाल आप देख लें, प्रीवियस एग्जाम को मैं दिमाग में देके ही चलता हूँ, और एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो प्रतिशत में हो या लाभानी में हो जिसको अपन यहाँ डिस्कस नहीं किया। आगे अनुपात भी पढ़ा रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना, एक भी सवाल अपने पढ़ाए से अगर बाहर हो तो। मैंने नहीं चेक किए हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सवाल बाहर ज्यादा बनते ही नहीं है। सारे प्रकार कराने के बाद क्या बचता है? ये लिख लिया था क्या? ठीक। चलिए अगला टॉपिक जो है, इट इज अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सब ने नाम सुना हुआ है, आप सब इसका मतलब जानते हैं। फटाफट से आप बता दें इसका मतलब, फिर अपन शुरू कर देते हैं। आप मतलब बता दोगे तो फिर मैं शुरू कर दूंगा। बता रहे हो क्या? आर एंड पी स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत करती है मेरे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म ठीक। हाँ बताओ। समय कम है मेरे पास, ज्यादा विचार मत करो। है दो वस्तुओं की तुलना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ओह बहुत बढ़िया। और अच्छा, बराबर बराबर। और कोई विद्वान व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे तो मंच आमंत्रित करता है, केवल उनके शब्दों को। है ठीक है, आपने बताया जो बिल्कुल सही, आप दोनों ने जो बताया है। अनुपात का मतलब यह है, अनु का मतलब होता है छोटा, अनुज कहते हैं ना बहुत बार, अनुज, अनुज का मतलब छोटा। और पांत का मतलब क्या होती है? पांति। पांति करते कि नहीं करते? पांति। इतिहास में वो पाती पैरवन वाली एक थी ना प्रथा, क्या था रे वो? पाती पैरवन राणा सांगा, पांति परवन, हाँ वो जो भी था, क्या था उसमें? हाँ, दूसरे राजा को आमंत्रित किया, आ जाओ बाबर से लड़ते हैं। दूसरे भाग गए, सांगा जी अकेले रह गए। तो अनु का मतलब छोटा, पात का मतलब पाती या टुकड़े। तो किसी भी राशि को छोटे टुकड़ों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। इतना छोटी सी परिभाषा है कि नहीं, बहुत बड़ी बड़ी राशियां हैं, उनको छोटे रूप में लिखना, छोटे भागों में बांटना, क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। पहली परिभाषा तो इसकी ये है। और दूसरी परिभाषा कि किन्हीं दो समान राशियों में तुलना, किन्हीं दो समान राशियों में अगर तुलना करनी हो तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुपात का प्रयोग करते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है, तो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि ए के पास बी से धन अधिक है। अगर मैं धन की बात करूं, ए के पास बी की तुलना में धन अधिक है, बी के पास ए की तुलना में धन कम है, दोनों के बीच में अंतर 1 भाग का है। तो तुलना हुई या नहीं हुई? समझ में आई बात?
तो किन्हीं भी राशियों की दो तीन रात कितनी भी राशियां हो सकती है, राशियों की तुलना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अनुपात का उपयोग करते हैं। और बहुत बड़ी राशियों को छोटे रूप में लिखने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, अनुपात का उपयोग करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मानना है खाली, ये उन्हें बाहर आके किडनैप कर लो, मेरे निकालो कहाँ है, वो बेचोगे तो 100 करोड़ नहीं आएंगे। 100 करोड़ मानना है ना। मैं इसलिए मानता हूं कि जब कभी कुछ बोल रहे होते हैं, 24 घंटे में आपने पहले भी कह चुका हूं आपसे, इसलिए वही वाली बात है ना इधर। तो आप भी बोला करो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 100 करोड़ रुपए मेरे पास, मान लीजिए मैंने ए को दिए 40 करोड़, मेरा मन बहुत वो है दयावान, और बी को दिए 60 करोड़। आपको पता है कि नहीं मेरे पास जो है मेरे पास, मैं दिखाता नहीं है, खूब धन है मेरे पास। धन नहीं हो मन तो खूब है यार, 40 करोड़ दे तो रहा हूं, एक को आप दे सकते हो कभी, क्या कमा लो तो बड़ी बात है अभी तो। हाँ, तो ए को मैंने 40 करोड़ दिए, बी को 60 करोड़ दिए। अब अगर ये 40 करोड़ लिख दिया, अगर 40 को वास्तव में करोड़ों में लिखना हो तो हालत खराब हो जाए, गिनना पड़े जीरो कितने आएंगे, अभी तो कितने आते हैं, तो 40 के आगे 7 और आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अनुपात जरूरी है, क्योंकि ये सब लिखे कौन, अपने लिखना ही नहीं था। पर अनुपात का मतलब क्या कि इस राशि को अपन छोटे भाग में क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, और छोटे भाग में व्यक्त करने के लिए दोनों को किसी समान संख्या से भाग देते हैं, दोनों किसी समान संख्या से भाग देते हैं। मान लो मैंने इसको 20 से भाग दे दिया, है ना, या मैं 40 ये 60 है, तो मैंने इसको दोनों को 20 से भाग दे दिया, तो बताओ ये कितना आ गया, तो ये कितना आ गया। तो लिखना आसान है या नहीं। अब मैं कहूं कि मैंने 100 करोड़ को ए अनुपात बी में 2:3 में बांटा, तो बोलना भी आसान हो गया मेरे लिए, आपके लिए समझना भी आसान हो गया, और लिखना तो आसान हो ही गया, जीरो गिनने खत्म हो गए। तो किसी भी राशि को बड़े भाग को या बड़ी राशि को छोटे रूप में व्यक्त करना हो तो किसका उपयोग करते हैं, अनुपात का उपयोग करते हैं। तो अनुपात क्या है, बेसिकली बड़ी राशियों का छोटा रूप है। बड़ी राशियों का छोटा रूप क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। और किन्हीं भी दो राशियों में अगर तुलना करनी हो तब भी किसका उपयोग कर सकते हैं, अनुपात का उपयोग कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, तुलना सदैव समान राशियों में होगी, तुलना सदैव समान राशियों में होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए के पास 100 रुपए है और बी का वजन 40 किलोग्राम है, तुलना करो, कर सकते हो क्या, ये तुलना ही नहीं है, इसके बीच में क्या तुलना है। इसके पास रुपए तो इसके पास भी रुपए, इसका अगर वजन लिया तो इसका भी क्या लेना चाहिए, वजन लेना चाहिए। इसलिए समान राशियों में तुलना। तो मैं एक दो लाइन की इसकी डेफिनेशन लिखता हूं जो कभी आपसे नहीं पूछी जाएगी, है ना, याद मत करना, इसको बस समझने के लिए है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, राशियों, बड़ी राशियों का या राशियों का छोटा रूप, राशियों का छोटा रूप अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है। किन्हीं दो राशियों या किन्हीं राशियों की तुलना, दो जरूरी नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, किन्हीं राशियों की तुलना, किन्हीं राशियों की तुलना अनुपात के द्वारा की जा सकती है, अनुपात के द्वारा की जा सकती है, अनुपात के द्वारा की जा सकती है। किन्हीं दो समान, किन्हीं समान राशि है ना, समान बहुत जरूरी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझ, समान समझ गए, है ना, दोनों प्रकार समान प्रकार की राशियां होगी ना, जो आप ए ले रहे हो वही क्या होगा, बी होगा। किन्हीं समान राशियों की तुलना अनुपात के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। अब अनुपात दे सकती है, अब अनुपात को लिखने का तरीका, सपोज दो राशियां है ए और बी, तो इसको इन दो डॉट के माध्यम से दिखाया जाता है, इसे अपन कहते हैं अनुपात का सरल रूप। कैसा रूप बोलो, सरल रूप, समझ में आई बात। और इसी को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बटा बी, इसे अपन कहते हैं अनुपात का कौन सा रूप, भिन्न रूप। तो सरल रूप भिन्न रूप तो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो राशियों का छोटा रूप अनुपात कहलाता है। किन्हीं समान राशियों की तुलना अनुपात के द्वारा की जा सकती है, ए अनुपात बी, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। और इसका ये सरल रूप है, और ए बटा बी इसका कौन सा रूप है, भिन्न रूप है। ये महत्वपूर्ण नहीं है जो अभी तक बताया, अब जो है वो महत्वपूर्ण है कि अपन ने यहाँ पर 100 करोड़ के छोटे टुकड़े बांटे, छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, जिस कारण उसका अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब वापस से मान लो कभी आपको ऐसा दे दे क्या कि माँ ए अनुपात बी है और 100 करोड़ रुपए बांटे हैं 2:3 में, तो बताओ ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। हर सवाल में यही करना जो भी बताऊंगा मैं आपको, हर 99% सवालों में यही करना पड़ेगा कि आपको अनुपात दे रखा होगा, टोटल राशि भी दे सकते हैं आपको, टोटल राशि अगर ये है और इस अनुपात में बांटी है, तो बताओ ए और बी के पास कितने हैं। अभी उधर बांट के आए हैं अपन कि ए के पास कितने थे 40, बी के पास कितने थे 60,
उनको 20 से डिवाइड किया, मान लो 20 से अपन ने क्या करा है, डिवाइड किया है, तो इसके पास फाइनली अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो ये तो अपने पास क्या थी, राशियां थी ना, वास्तविक राशियां है। इसको अनुपात में बदलने के लिए अपन ने क्या किया है, 20 से भाग दिया है। वापस अगर मुझे इस अनुपात से राशि पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। अगर 20 का भाग दे चुका हूं मैं, अगर उसको प्राप्त करने के लिए, तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अगर वापस इसको 20 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, वापस इसको गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, हाँ या ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, भयंकर महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं, है ना। भयंकर समझते हो, वो यही वाला है क्या, कि जब कभी आपको किसी राशि को, राशि में शी बड़ा आएगा छोटा आएगा, रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ छोटा ही आएगा। आपसे कोई बात पूछनी नहीं, गणित के अलावा कोई बात नहीं पूछनी है आपसे, गणित आपको आती है, दूसरे में मुझे पता पड़ गया। हाँ हाँ, तो राशि को जब कभी अपन किसमें बदलना चाहते हैं, अनुपात में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर राशि को अनुपात में बदलने के लिए अपन ने क्या किया है, भाग दिया। अब भाग जरूरी नहीं हमेशा 20 से दे, याद मत कर लेना, किसा 20 से दिया था, आप बता पड़ रहे हो कि 15 को 20 से भाग जाएंगे सर, फिर अनुपात बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो राशि कैन बी एनी, एनी नंबर, तो नंबर क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। और अगर मुझे वापस लौटना है कहां से कहां तक, उस अनुपात से वापस राशि पर आना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा। मैं हर सवाल को इसी कॉन्सेप्ट से करूंगा। क्या आपको अनुपात दे रखा होगा, पहले मैं उसको राशि में बदलूंगा, राशि में बदलने के लिए वो नंबर पता नहीं होता है, तो गुणा किससे करेंगे अपन, एक्स से। अब वो एक्स कैसे प्राप्त करेंगे, यहां पर उस एक्स को प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, उस नंबर को प्राप्त करना है जिससे अनुपात गुणा होकर राशि में तब्दील होगा, बदलेगा, उसको कैसे करेंगे। तो यहां पर समझिएगा, यहां पर 100 करोड़ है, आया ना, जिसके टुकड़े किए हैं और टुकड़े किसमें बांटे हैं, ए और बी में बांटे, तो ए के पास कितने टुकड़े आए हैं, ए के पास 2 भाग आए हैं, यूं समझ सकते हैं। 100 का दूसरा, मतलब 100 का 2 भाग, भाग करने के बाद 2 भाग ए के पास है, 3 भाग बी के पास है, कुल कितने भाग किए, ये 100 करोड़ कुल भाग तो 5 भाग ही किए ना, उसमें से 2 भाग किसके पास है, ए के पास है, 3 भाग किसके पास है, बी के पास है। तो अपन यूं कह सकते हैं क्या, कि 100 करोड़ जो है टोटल 5 भाग में बांटा गया है, 100 करोड़ जो है वो टोटल किसमें बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है। तो अपन ये कह सकते हैं क्या, कि 5 भाग किसके बराबर है, बोलो 100 करोड़, हाँ या ना। यहां पर भी बात कर रहा हूं उसकी, क्योंकि अपने को यहां पर आंसर निकालना है, यहां तो दिख रहा है आपको यही आएगा वापस, लेकिन वास्तव में करना क्या है आपको, कि ये 100 करोड़ जो है वो इसी में बांटा गया है ना, यहां पर भी आप देख पा रहे हो वैसे भी। तो 100 करोड़ के कितने भाग किए, टोटल 5 भाग, तो 5 भाग 100 करोड़ के बराबर, तो बताओ एक भाग किसके बराबर होगा, 100/5, बताओ 20 के या 20 करोड़ के बराबर होगा या नहीं होगा, ये 100 ही मान रहे हो आप, तो किसके बराबर, करोड़ रहने दो भले, तो एक भाग किसके बराबर आ जाएगा, 20 के। तो समझे गुणा किससे करना है आपकी बात, तो गुणा करना किससे करना है, गुणा हमेशा 20 से नहीं होगा, या समझ लो, अनुपात को राशि में बदलने के लिए x से गुणा करना पड़ेगा, वो x सीधा सीधा दिया हुआ नहीं रहेगा, उस x का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा अपन क्या करेंगे, जिस अनुपात के बराबर जो राशि दे रखी है उसको लिखेंगे। यहाँ पर टोटल 100 दे रखा था, तो 100 ही तो बांटा ए और बी में, ए और बी में 100 बांटे, टोटल कितने भाग बांटे हैं, 5 भाग में बांटा है, तो 5 भाग 100 के, एक भाग 20 के, तो 20 इससे गुणा कर लेंगे और 20 इससे, 40, और वापस कितना आ जाएगा, 60। समझ में आई बात। तो जब कभी भी अपने को अनुपात को राशि में बदलना होगा, तो x का मान की रिक्वायरमेंट रहेगी, और x का मान कैसे प्राप्त होगा, कि आपको जो भी राशि दे रखी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कुल राशि दे रखी है, वो ऐसा भी कर सकता है कि किसी राशि को a अनुपात b अनुपात c में बांटा, जो 3:4:8 है, और b का मान बताओ 2000 है या 20 है या 200 है, 2 का मान, मतलब b का मान 200 है, तो c का मान कितना है, वो ये भी आपसे पूछ सकता है ना। तो 4 कितना बन रहा है, 200, तो मतलब ये किससे गुणा हो रहा है, 50 से। आराम से है ना, बिल्कुल आराम से लेना है, ये समझ में आया क्या। तो मैं कह रहा हूं कि अब अपने को ये तो पता, अब सी का मान निकालना है, गुणा किससे होगा यही निकालना है ना अपने को, मतलब गुणा करना है ना। अब गुणा किससे करे, उसके लिए कंडीशन दे रखी है आपके पास, कंडीशन क्या दे दी आपको, उसमें क्या दे रखी थी, कि 100 को बांटा है किसमें, 5 भाग में, टोटल है इसलिए। अब की बार सी को मिले हैं कितने, 200, टोटल है क्या ये, टोटल नहीं है, ये किसके बराबर है, सी के, तो भाग भी किसका लेंगे, सी का, कि 4 भाग किसके बराबर है, 200 के, तो एक भाग किसके बराबर आएगा, 200/4 यानी 50। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आपको कुल अनुपात जो दे रखा है, उसी के बराबर आपको क्या लेनी है, राशि लेनी है, और एक भाग का मान आ जाएगा।
कुल अनुपात कहूं या कुल भाग कहूं चलेगा ना, तो कुल अनुपात बराबर क्या आ जाएगी, कुल राशि, क्योंकि उसी राशि को अपन क्या करते हैं, कुल अनुपात में बांटते हैं। अगर टोटल दे रखा तो टोटल ले लेना, किसी एक का दे रखा तो उसी का अनुपात ले लेना। वहां मैंने 5 भाग लिए क्योंकि टोटल 100 था, यहां पर मैंने 4 भाग ही लिए क्योंकि सी का था। समझ में आई क्या बात आपको, ये क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक दो चीजें और लिख देता हूं, उसके बाद बस कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर, बाकी आप सबने पढ़ा हुआ है, सारे सवाल आप करके आए हो, है ना, ऐसा मुझे लगता है खाली, है ना, करके आए हो क्या सवाल सारे? 90 नंबर आए हैं, 90 तो खाली एक अंक मात्र, आपके 100, 110, 120, 130, 150 से ज्यादा भी आए हैं किसी के? एमएलएस में नहीं, बाकी आ जाते हैं, मेरे आ गए थे एक बार रीचेकिंग करी फेल हो गया वापिस। तो मैं ये बता रहा था क्या, कि अनुपात जो होते हैं, अनुपात सदैव समान राशि से गुणा या अनुपात सदैव समान राशि से गुणा या विभाजित होते हैं। सही बात है या नहीं, है ना? अनुपात सदैव समान राशि से गुणा या विभाजित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपको दे रखा है 30:60 और इसमें आपने भाग दे दिया भाई 10 का, इसमें भाग दे दिया 20 का, ऐसा कभी नहीं होगा। अनुपात सदैव समान राशि से ही क्या होते हैं, गुणा होते हैं, और समान राशि से ही क्या होते हैं, विभाजित। यूं नहीं कि अभी ऐसा आ गया सर ये 21 आ गया, सर मजा नहीं आ रहा, इसमें 21 का भाग दो, इसमें 30 का भाग दो, 1:1 दे दो। तो अनुपात सदैव समान संख्या से ही क्या होंगे, गुणा होंगे, और समान संख्या से ही क्या होंगे, विभाजित होंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, क्या किया है मैंने? ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लें, है ना, फिर अपन आगे बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, दूसरे सवाल भी देखेंगे इस पर अभी अपन, कि इस पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्लास है क्या आपकी? और अभी मेरे तो आपके तो मजा आ जाएगा, इधर नुकसान हो जाएगा। आ रही है अब? अच्छी आवाज है कि नहीं है मेरी? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी। हाँ, खर्चा करता हूँ उसके लिए मैं, मिटाऊं क्या इसको यार, लिख लिया गया। ठीक, मैं बात कर रहा हूं तो आपको बात भी सुननी है और लिखना भी है। मैं बात इसलिए करता हूं क्योंकि आप लिख रहे होते हैं। चलो अब एक दो प्रश्न इस पर लिख देते हैं अपन, और समझने का प्रयास करते हैं, जो अपन ने लिखा है उसी को लिखो। एक प्रश्न लिखो, देखे कि किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में, किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में, किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में 4:3:7 में बांटा गया। किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में 4:3:7 में बांटा गया। यदि यदि सी के हिस्से यदि सी के हिस्से
यदि सी के हिस्से 350 रुपए हो, यदि सी के हिस्से 350 रुपए हो तो कुल राशि कितनी थी? सी के हिस्से 350 रुपए हो तो कुल राशि कितनी थी? तो आपको बड़ा सीधा सा है, अनुपात से जाना है कहाँ राशि में। कॉन्सेप्ट फिर से देता हूं कि जब कभी आपको किसी राशि को बदलना हो, किस में, अनुपात में, जब कभी किसी राशि को बदलना हो अनुपात में, तो अपन क्या करते हैं, किसी संख्या x का भाग देते हैं, और अनुपात से वापस राशि में बदलना हो तो उसी का गुणा कर लेते हैं, और x का मान निकालने के लिए कुल अनुपात जो होता है उसको कुल राशि के बराबर कर देते हैं। बट ये बात तय है, टोटल का मतलब ये नहीं कि हर बार टोटल ही करना है, जिसका अनुपात दे रखा है उसी की राशि, या जिसकी राशि दे रखी है उसी का अनुपात। तो यहाँ पर ए बी सी तीन अपने पास कैरेक्टर है, उनके अनुपात दे रखे हैं 3, 4, 3 और 7, और अपने से क्या कहा, टोटल बताओ, टोटल बताना है। तो टोटल या कुल तो बात करें तो कुल निकालना है, और अपन ये जानते हैं क्या कि अनुपात से क्या बतानी है, राशि। अनुपात से क्या बतानी है, राशि। अनुपात से अगर राशि बतानी है तो किस नंबर से गुणा करना है वो निकालना पड़ेगा अपने को। अनुपात से राशि कब आ सकती है, जब किसी संख्या का अपन गुणा करें। अब गुणा किससे करना है, उसके लिए किसको काम में लेना है कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि। अब की बार राशि किसकी दे रखी है, सी की, तो अनुपात भी किसका लेंगे। ये बात समझ में आ गई, इतने सी बात बता रहा हूं। तो यहां पर आपको देखिएगा, अब ये गुणा किससे करना है, ये वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये दिया हुआ है कि 7 भाग जो है किसका है, सी का है। 7 भाग किसका है, सी का है, उसके बराबर जो राशि है क्या वो 350 रुपए है क्या। समझ में आई ना क्या करना है, बड़ा बेसिक सा है, जो अनुपात उसी की राशि। तो कितना, एक भाग कितना हो जाएगा, एक भाग कितना हो जाएगा 350/7। तो एक भाग किसके बराबर है, 50 के। तो सब 50 से गुणा हो रहे हैं, इसका मतलब अनुपात सदैव समान संख्या से गुणा होते हैं। एक बात और समझ लीजिए साथ में यहाँ पर, कि आप ऐसे नहीं करें तब भी आप समझ सकते हैं कि 7 का मान कितना है, 350 है। 7 का मान 350 है, और अपन ये जानते हैं कि अनुपात सदैव समान संख्या से ही गुणा हुए होंगे। यानी 7 कितना बन रहा है, 350 बन रहा है। 7 350 बन रहा है, इसका मतलब वो 50 से गुणा होकर ही बना होगा। थोड़ा सा अगर अब यहाँ अपने हो, है सबके है, तो अगर तो हो सकते हैं ना इतना, ये हालांकि वही चीज को मैं जस्ट लिख रहा हूं, तो ये समझने के दृष्टिकोण से कि 7 कितना बन रहा है 350, तो 50 से गुणा हुआ होगा, तो ये सब भी किससे गुणा होंगे, 50 से गुणा, क्यों अनुपात सदैव समान राशि से गुणा होता है। तो ये 350 से गुणा होकर 150 बना देगा, और ये कितना बना देगा, 200। आपसे पूछ रहा है कुल, तो 200, 300, 200 प्लस 150 प्लस 350, बताओ कितना आ जाएगा, 700। और नहीं करना चाहो तो आप टोटल भाग को जोड़ लो पहले, कितना हो रहा है, 4 और 3, 7 और 7, तो 14 भाग का मान निकालना है ना। या तो आप ऐसे एक का निकाल के जोड़ लो, या फिर एक काम करो, एक भाग का मान तो पता चल ही गया अपने को। एक भाग का मान कितना है, 50 है, टोटल कितना है, 14 भाग है। तो एक भाग का मान अगर 50 है, 14 भाग टोटल है ना, तो उसका भी तो निकाल सकते हैं, 14 इंटू 50 कितना आ जाएगा फिर से, 700। अब मानोगे कि नहीं मानोगे, मान गए। अब भी हालांकि इसमें कुछ क्या समस्या आएगी, इसमें आप सेकंड लेवल के विद्यार्थी, और इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। अब आओ तो फिर क्लास के बाद पूछ लेना आप, ठीक है। अगला लिखो, कॉन्सेप्ट वही, जो अनुपात उसी कथन, बस ये ध्यान रखना। लिखो, किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में, किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में 5:9:13 में बांटा गया। किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में 5:9:13 में बांटा गया। यदि ए और बी का योग, यदि ए और बी का योग सम, यदि ए और बी का योग 400, ए और बी का योग, एक काम करो, 560 रुपए है। ए और बी का योग 560 रुपए है, तो बी और सी का अंतर कितना है, तो बी और सी का अंतर कितना है।
बी और सी का अंतर कितना है? ए और बी का योग दे रखा है और आपसे इसका बी और सी का अंतर पूछा है ना मैंने। अच्छा, कितना आ रहा है? 160। बी और सी का अंतर देख लेंगे। 108, 108। कितना आ रहा है अंतर? आपके कितना आ रहा है? नहीं, मना कर रहा है, नहीं आ रहा है। अंतर कितना है मैडम? अंतर कितना है? आ गया, आ गया पीछे, आ गया रे। हाँ जी, चलिए देखते क्या है। सबसे पहले तो देखो, कोई नहीं करना, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं। आपको क्या करना है, जिसका भाग दे रखा है उसने ए और बी का योग का है। आपकी बात ए और बी का योग का है तो अनुपात भी ए और बी का ही लेंगे, और उनका योग का है इसलिए योग करेंगे। पता पड़ रहा है तो क्या हो रहा है इधर? गणित है ना, गणित बेटा, गणित में बेटा है ना, आराम से लिखना पड़ता है ना। प्रवीण, आंसर आया इधर है? बोल, खाली हंसेगा नहीं बोलेगा, मैं नहीं फंसूंगा हंसेगा तो भी। तो ए और बी का योग, ए और बी का योग, ए कितना है 5, बी कितना है 9, दोनों का योग तो 14 भाग ही हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है ना। देखो आपको अब उसको दिमाग में करना है, आप समझ रहे हो। मैं इतने सवाल आपको क्यों कर रहा हूं इस प्रकार के, ताकि आप डायरेक्ट पकड़ना सीख जाए। क्या कि दो यही से कर लो, जाना ही नहीं है 9 और 5 कितना होगा, जो अनुपात उसी का मान। तो अब की बार योग दे रखा है किसका, ए और बी का, तो अनुपात भी किसका लोगे, ए और बी का, और क्या करोगे उसका योग। तो 9 और 5 कितना 14, जो किसके बराबर दे रखा है 560। अपने को एक भाग का मान निकालना कुल मिला के, वो एक भाग का मतलब वही एक्स, अगर एक्स आ जाएगा सब कुछ आसान हो जाएगा। तो 14 भाग इसके बराबर, तो एक भाग किसके बराबर है 560 में किसका भाग दोगे 14 का। 14 का टेबल आप सबको मुझे पता है नहीं आता है, तो 40 आ जाएगा, 14 चौक 56। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है, अंतर किसका, बी और सी का अंतर बताना है। अंतर कितना, बी माइनस सी का अंतर, तो अंतर 13 में से कितना माइनस करूंगा 9, तो 4 भाग अंतर है या नहीं, अंतर 4 भाग का ही है ना। एक भाग का मान अगर 40 है तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा 160। हाँ, यहाँ प्रत्येक का मान निकालना चाहो निकाल लो, एक भाग का मान पता प्रत्येक का निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो। 40 से गुणा करोगे 200, 40 से गुणा करोगे 360, 40 से गुणा करोगे 520, गुणा करोगे तो यही आएगा। ये लो, अब चाहे जैसे करें, है ना। बट अपने को बस ये समझ लेना है कि जिसका मान उसी का अनुपात, जिसका मान उसी का अनुपात, एक भाग का मान अगर निकल जाएगा तो बाकी चीजें आसान हो जाएगी। तो मुझे अब ये लगता है कि ये आपको समझ में आ चुका है। इस प्रकार का सवाल कर लोगे ना, इसका अंतर किसी का भाग, कोई विशेष परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, है ना, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। छोटी से छोटी चीज भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें अनुपात के अंदर 2015 जब पटवारी की परीक्षा हुई थी, प्री और मेंस दोनों में एक ही प्रकार के 4 सवाल पूछे थे, लाइन वाइज, एक ही प्रकार के, संख्या अलग थी, है ना, बाकी 4 ही एक ही प्रकार का। वो सवाल किस प्रकार के थे, हालांकि अब आने की संभावना कम है, लेकिन वो सवाल में उपयोग आ सकते हैं, है ना। कैसे आ सकते हैं, मान लो कि मैं कहूं कि ये किसी राशि, ये मान लो कि कोई राशि है 1200 रुपए की राशि है, जिसको 3 लोगों में बांटा, 3 लोगों में, उस उदाहरण लिख लिया क्या, एक बार ये बताओ, सब लिख लिया है, सबके शांति आ चुकी है हाथ में, है ना, कि लिख रहे हो, अभी भी लिख लो, पहले उसको लिख लो अगर लिख रहे हो तो, है ना, उसको लिख लो एक बार। तो अब मान लो कि 1200 रुपए हैं जिसको 3 लोगों में बांटा है ए बी सी में, लेकिन ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है मान लीजिए, और बी अनुपात सी जो है वो 4:5 है। तो बताओ सी का मान या बी का मान कितना है, ये मान लीजिए बी का मान कितना है, ये पूछ ले आपसे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि अपने को कुल अनुपात पता है, कुल राशि पता है, तो एक भाग का मान निकाल लेते हैं और जिसका पूछा है उससे गुणा कर लेते हैं। अभी तक के सवालों में आपने देखा तो एबीसी की सिंगल सिंगल वैल्यू थी, ए अनुपात बी अनुपात सी, पर यहाँ पर सिंगल सिंगल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ए का, समझ रहे हो आप, बी का संबंध ए के साथ अलग है और बी का संबंध सी के साथ क्या है, अलग अलग है। तो ए का सी के साथ संबंध नहीं पूछ सकता आपसे, ये पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, या ए और सी का अनुपात क्या है, दोनों में तुलना क्या है।
तो यहां पर कुल मिला के ये है कि ए का बी के साथ पता है और बी का सी के साथ पता है, परंतु ए का सी के साथ नहीं पता है। यहां पर अगर सीधा पूछता आपसे ए और सी का अनुपात क्या क्या कहते हैं आप, 5:13 है, परंतु यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है। इसका मतलब यहां पर अनुपात बराबर नहीं है। यहां पर अनुपात बराबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर अनुपात को बराबर करेंगे, रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। समझ में आई बात क्या करना है। तो अगर आपको अगर एबीसी पूछ भी ले तो क्या निकालोगे, एबीसी कहाँ है एबीसी, तो ए का मान आप 3 रख दोगे, ठीक है। बी का मान क्या रखोगे, 2 रखोगे यहां से या 4 रखोगे, 8 रखेंगे। अभी रखेंगे आगे 8, है ना, मैं अभी पूछ रहा हूं, है ना, अभी क्या रखें, अभी क्या रखें, नहीं रख सकते, पता क्या है, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं है। तो अगला टॉपिक जो अपन मतलब इसी के अंदर जो अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है, अनुपात को बराबर करना। क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात को बराबर करना। अगर अनुपात बराबर नहीं है तो अनुपात बराबर किस प्रकार से किया जाए वो देख रहे हैं। अनुपात को बराबर करना, मेक द रेशियो इक्वल, कैसे देखिएगा, बड़ा आसान है, आप सभी जानते हैं, खूब सारे तरीके इसके हर जगह विद्यमान है। खूब सारे टीचर से आप पढ़े हैं, खूब सारे तरीके इसके आपको आते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है कि ए अनुपात बी दे रखा है आपको 3:2, और आपको बी अनुपात सी दे रखा है 4:5, और आपसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ गई बात, देखकर क्या पूछा जा रहा है, अनुपात को बराबर करना, सीधा सा बड़ा आसान सा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, बीच में उसको लिखना है जो कॉमन है, बीच में उसको लिखना है जो कॉमन है। यहाँ पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कौन है, मतलब कॉमन कौन है, बी का संबंध ए के साथ भी है और बी का संबंध सी के साथ भी, तो बी क्या है यहाँ पर, कॉमन है। ठीक है, तो लिखते हैं 3:2, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब क्या है, बी अनुपात सी कितना है बोलो, 4:5। समझ में आ गई बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो खूब सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी इसके आगे और तरीके भी है कि बहुत सारे विद्यार्थी 4×12 इसको गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करके लिख देते हैं। मैं भी कर सकता हूं, पर होगा क्या आगे, अगर मैं डी और ई और दे दूं आगे, तो जीवन संकट में, भयंकर, क्योंकि गुणा तो फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि उसमें राशि इस प्रकार से और आएगी आगे, ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, फिर देखो सी अनुपात डी, फिर डी अनुपात ई, अब करो गुणा देखे, चलो ए का तो फिर भी कर लोगे ऐसे करके, ऐसे बी का करो देखे आप, है इसलिए अपने नहीं करना, वो नहीं करो तो फिर आप जानो। अभी फिलहाल देखना, अभी सी डी ई नहीं है, डरो मत, अभी यही है। चलो अब इसको करना है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बड़ा आसान तरीका है, अपन ये देखते हैं, सो रो वाइज चेक करते हैं, पंक्ति वाइज, है ना। चलो मैं भूल गया, अंग्रेजी का नामो निशान आना नहीं चाहिए इधर, है ना। एक बार यही हो गया, 2-3 लाइनें मैंने इंग्लिश की बोल दी, तो वो एक यहाँ पे तो नहीं कहीं और, एक विद्यार्थी चला गया ऑफिस में, वो सर अंग्रेजी में पढ़ा रहा, हमारी फीस बाची दो। वो आया, मैं आया उधर, वो जो भी सर थे वो बोले सर क्या ये अंग्रेजी में क्या पढ़ा रहे हो आप, मैंने किसको पढ़ाया अंग्रेजी में, ठाम देसी मैंने अंग्रेजी आगे कटे, यो बालक कही रहो कही सर, आप बोल रहे थे ना यार सर, वो रेशियो इज दिस ने इक्वल टू दिस ने, मेरे ऊपर से चला गया, इसलिए मैं पंक्ति, अब ठीक है पंक्ति, तो पंक्ति चेक करनी है, जहां पर पंक्ति में जो मान मिसिंग है उससे पहले वाला मान वहां लिख देना है या बाद वाला मान लिख देना। ठीक है, यहाँ पर ए और बी के मान तो है, कौन मिसिंग है, सी, तो सी से पहले कौन आ रहा है, 2, बस तो यहाँ पर 2 प्रतिस्थापित कर देना है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इधर नीचे चले अपन, तो इस पंक्ति में कौन मिसिंग है, ए, तो यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित करोगे, 4, बस ये बात क्लियर है क्या, बस अब आप क्या कर लो, गुणा कर लो, 4 तारीख कितना होता है 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। एक बात और समझना, ये गुणा आप कॉलम वाइज करना है ना, यूं नहीं हो कि गुणा भी इसको यूं कर लो, यूं करोगे 2 ही मान आएंगे, तीसरा कहां से लाओगे। तो गुणा हमेशा कॉलम वाइज होता है और चेक पंक्ति वाइज करते हैं, ठीक है। और एक बात और समझना, अगर इसमें कोई कॉमन आ रहा है तो उसको गुणा नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और आपको लगता है नहीं तो यहीं पे काम और कर सकते हैं क्या, इसको छोटे रूप के अंदर अपन 6, 4 और 5 लिख सकते हैं क्या, या तो 2 को वहां छोड़ दो, सब में कॉमन है इसलिए, या फिर आप अल्टीमेटली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में क्या, इसका एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, मान लो आपके पास ए अनुपात बी जो है वो 3:4 है, बी अनुपात सी जो है वो 9:5 है, सी अनुपात डी जो है वो 5, 3, 4, 1:6, और आपको पूछ लिया ए बी सी डी। समझ रहे हैं आप बात को,
तरीके और हैं, तरीके खूब सारे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ किसी भी मेथड को, आप चाहें इससे करें, बट ये ठीक रहेगा। सबसे पहले किसका मान लिखोगे, ए बी का, फिर किसका लिखोगे 9 5, फिर किसका लिखोगे, समझ में आ गई बात, जो मान दे रखे उसको लिख दिया। अब जो जहां मिसिंग है उससे पहले वाला या उसके बाद वाला, यहाँ पर कौन मिसिंग है, दोनों जगह क्या क्या मिसिंग है 4, तो 4 यहाँ पे भी आ जाएगा और 4 यहाँ पे भी, समझ में आ गई बात। अब इससे पहले यहाँ पर कौन मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, और उसके बाद क्या आएगा 5, समझ गए बात को, जस्ट पहले और बाद वाला देखना है। और यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा 1 1, बस आपसे गुणा कर लेते हैं, गुणा, तो 9 3 27, फिर 9 चौक 36, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 इंटू 6 कितना आएगा 120, समझ में आया। अब इसका छोटा रूप 3 का भाग नहीं जा रहा है तो नहीं बनेगा, है ना। ये एक कॉमन आ रहा है, एक मत ले लेना, एक सब में होता है, एक का भाग 2 इसमें दे देना, जरा ये एक है ना, सब में है एक, तो एक को एक का मतलब थोड़ी आया समझ में, रेशियो बराबर करना, ये सबको समझ में आया, पहली बार ऐसा हुआ है, पूरी जनता एक साथ खुश है आज। लिखो इसको, फिर आगे इसमें 1 2 सवाल आपको देता हूं मैं, है ना। बस रेशियो इक्वल बहुत सारे तरीके हैं, बट इट इज द बेस्ट वे, है ना। इसको लिख लें आप, उसके बाद एक सवाल आपको दे रहा हूं, वो आप करें। उधर से लिख लिया गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप देखेंगे, ए अनुपात बी और ए अनुपात सी, और क्या पूछा है आपसे, बी अनुपात सी। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ए का बी के साथ संबंध है, ए का सी के साथ संबंध है, परंतु बी और सी का संबंध ज्ञात नहीं है। तो बी और सी का रिलेशन पता करना है तो रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। रेशियो को बराबर करने के लिए छोटा सा नियम याद रखें, जो कॉमन है वो बीच में आएगा। ऐसा नहीं कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी लिखेंगे, एबीसी लिखेंगे, समझ गए ना। आप एबीसी लिखोगे सोल ही नहीं होगा, ये हो ही नहीं रहा है, मुझे पता है। तो कॉमन किसको, जो कॉमन है वो आप देखो, देखो संबंध आप समझो, जिसका सबके साथ संबंध हो ना वो बीच में, ये याद रखो। अब ध्यान रहेगा, हाँ सर ये ठीक बात कह दी आपने, है ना। और जिसके सबके साथ संबंध हो उसके अपने संबंध नहीं होने चाहिए। तो पहले लिख दो बी, फिर ए बीच में, और फिर सी। समझ में आया क्यों ऐसा, क्लियर है, क्योंकि ए कॉमन है आपकी बात। तो बस यहां पर ए अनुपात बी है, तो आप ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 7, 5 अनुपात 7 मत लिख देना है, वहां पर लिखा भी होगा आपने, मैं जानता हूं, है ना। मैंने उस समय कहा था कि जो बीच में कॉमन है वो बीच में आएगा,
और जिसका जो मान है वही आप लिख तो चलो बी अनुपात ए रहो, तो यहाँ पे मान चेंज करना पड़ेगा ना। तो बी का ए का मान कितना है 5, बी का कितना है 7, तो बी का 7 और ए का 5 रहे, आया ना। और वापस ए अनुपात से कितना है 3 अनुपात 2। आई बात समझ में, जिसका जो मान है वही लिखा जाएगा, है ना। ये आगे पीछे करके देगा आपको, है ना। इतना तो बनता है, इतना ये थोड़ी देगा लॉलीपॉप, ये सबको आता है। तो गलती यहां होगी, गलती यहां होगी, और उससे आगे भी बताऊंगा कहां होगी। और अब जहां पर जो वैल्यू नहीं है उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहां पर कौन नहीं है 5, तो 5 यहीं आ जाएगा। और यहां पर कौन नहीं है 3, तो 3 क्या हो जाएगा यहां आ जाएगा। ठीक है यहां तक बात। तो बताओ 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, 5 तरीके कितना हो जाएगा 15, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब वो आपसे पूछ रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कहां है बी, सबसे पहले ये मत लेना बी, एबीसी 15 10 सबसे पहला ऑप्शन होगा। तो अपने को क्या लेना है, यहां पर बी का मान कितना दिख रहा है 21 और सी का मान कितना है 10। इट इज द फाइनल वैल्यू 21 अनुपात 10। देख लो उसको, उसमें कोई समस्या हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इधर कोई दिक्कत किसी को इस मोहल्ले में पूरे में, उधर उस कॉलोनी में कोई संकट नहीं है। आ गया समझ में। कल इसके आगे की बात करेंगे। कंटिन्यूअस रेशियो, वितता अनुपात, सतता अनुपात, संलग्न अनुपात, समानुपात, और 2 कॉन्सेप्ट और फिर इसकी थ्योरी खत्म, फिर इसके प्रश्न देखेंगे। ठीक है कल बात करेंगे इसके। कल तो क्लास है क्या कल आपके, कल रखें। अरे तुम 2 घंटे वाला रुक जाओ यार, इनका सोचो, है ना। कल कोई क्लास नहीं।